हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनीता, आपकी साइंस टीचर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं डीओई की वर्कशीट नंबर 73। विज्ञान की वर्कशीट है 10th क्लास की। चैप्टर हमारा नया स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो ये है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? ऐसे परिवर्तन जिसमें दो या अधिक पदार्थों से नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जब कोई नए गुण वाला पदार्थ बनाते हैं तो वो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। अगर पदार्थ के जो गुण हैं वो नए नहीं होते हैं तो वो रासायनिक अभिक्रिया में नहीं आते। जैसे हम देखते हैं पानी से बर्फ का बनना। ठीक है, तो उसमें क्या है, जो बर्फ है और पानी है दोनों ही किससे बने हुए हैं? H2O। दोनों का ही फॉर्मूला सेम है, तो दोनों में ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, सेम अमाउंट में है दोनों। तो इसमें क्या हुआ? दोनों के गुण चेंज नहीं हुए, तो इसलिए ये कैसा होगा? रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। पानी से बर्फ का बनना और बर्फ से पानी का बनना, ये कैसा होता है? ये भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि रिवर्सिबल भी है, दूसरे में बदला भी जा सकता है और ना ही कोई नया पदार्थ बन रहा है। ठीक है, तो इसमें दो होते हैं, अभिकर्मक और उत्पाद। तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभिकर्मक। अब जैसे जब बच्चे कलर बनाना सीखते हैं तो हमें पता है कि लाल और सफ़ेद रंग अगर हम मिलाएंगे तो कौन सा बनेगा? गुलाबी। ठीक है, तो लाल और सफ़ेद जब हमने मिलाया है, कौन कौन सा? रेड और वाइट मिलाया हमने, तो कौन सा कलर बना है? वो पिंक। राइट। तो हमने इसमें क्या देखा कि ये मान लो एक रिएक्शन की तरह है, तो इसमें किसने पार्टिसिपेट किया, भाग किसने लिया? रेड कलर ने और वाइट कलर ने। तो ये क्या हुए हैं? जैसे अभिकर्मक, रिएक्टेंट, जिन्होंने आपस में रिएक्ट करके क्या बनाया है? पिंक कलर। तो पिंक को हम क्या कह सकते हैं? उत्पाद। तो जो बनने वाला है वो क्या होगा? उत्पाद है। वो कहाँ आएगा? राइट हैंड साइड पे, सीधे हाथ की तरफ लिखा जाता है, वो बीच में एरो होता है, और आगे की साइड क्या लिखा जाता है? जो उत्पाद है, प्रोडक्ट है। और लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं जो अभिकर्मक हैं। दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं ये। राइट। अब है उत्पाद। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, तो वो कौन से होते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं वो कौन होते हैं? अभिकर्मक। और जो जो जिसका निर्माण होता है, जो बनता है रासायनिक अभिक्रिया के बाद, वो कौन होता है? वो होता है उत्पाद। ठीक है, तो अब है रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण। भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे का जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना आदि। तो हम देखते हैं हमारी लाइफ में रासायनिक अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये केवल बुक के चैप्टर में लिखा हुआ एक टॉपिक नहीं है कि रासायनिक अभिक्रियाएं, ये हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। हम इसके बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। कैसे? क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं एग्जाम्पल में जैसे लिखा हुआ है भोजन का पाचन, तो भोजन का जो पाचन हो रहा है वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। हम जो सांस ले रहे हैं वो भी रासायनिक अभिक्रिया है। पाचन कैसे रासायनिक अभिक्रिया है? क्योंकि हमें पता है कि जो एंजाइम्स हैं उनके उनसे क्या हो रहा है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जो जटिल पदार्थ हैं, वो सरल पदार्थों में टूटना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट है, तो वो एंजाइम की वजह से किस में टूट रहा है? वो उसकी क्रिया से वो ग्लूकोज में टूट रहा है जैसे। ठीक है, तो सलाइवा में जो एंजाइम होता है, अमाइलेज एंजाइम है, टायरिन, वो क्या करता है? वो जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है, ये रासायनिक अभिक्रिया। ऐसे ही जो प्रोटीन है वो भी अमीनो एसिड्स में, जो पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, जो एंजाइम्स हैं वो उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? अमीनो एसिड्स में। ऐसे ही फैट को कौन करता है? लाइपेज है जैसे, वो फैटी एसिड्स में और जो लिपिड में करता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। तो पाचन हमने देखा कि कैसे रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये हम पाचन के बिना तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। अगर खाना ही नहीं पचेगा तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? क्योंकि जो हम खाना खा रहे हैं उसी खाने से क्या होता है, जब ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो एनर्जी निकलती है, जिससे हम कुछ भी काम कर सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी काम करती है, हमारे सेल्स को एनर्जी मिलती है। तो ऐसे ही क्या है? श्वसन। श्वसन क्या है? जो हमने खाना खाया है, जैसे ग्लूकोज है, पाचन हुआ है उसका, तो ग्लूकोज है, तो श्वसन वाली रिएक्शन कौन सी होती है? जो ग्लूकोज है
उसकी रिएक्शन किससे होती है? ऑक्सीजन से, राइट। ग्लूकोज की रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है और बनता क्या है? बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और क्या बनता है? एनर्जी निकलती है, जो एनर्जी हमारी बॉडी में काम आती है। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। ऐसे ही लोहे का जंग लगना, लोहे का जंग लगना भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है, राइट। तो उसमें भी क्या होता है? जो आयरन है, लोहा है, वो पानी से रिएक्शन करता है ना। जो लोहा है वो किससे रिएक्शन करता है? ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, वायु से, और किससे करता है? वाटर से। जैसे जो लोहा पड़ा होता है छत पे बहुत टाइम तक, तो उसमें तभी तो जंग लगती है ना, जब मॉइस्चर है, जैसे हवा में जो पानी है और ऑक्सीजन है, उससे रिएक्शन करके वो क्या बना देता है? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बना देता है, जिसे जंग कहते हैं। तो ये भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। ऐसे ही मैग्नीशियम फीते का जलना, मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है, जब जला रहे हैं उसको तो मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन उसकी करा रहे हैं, तो क्या बनता है? उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है। तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया। ऐसे ही दही का बनना, दही का बनना भी क्या है? दूध से जब हम दही को बनाते हैं तो उसमें क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, तो उसका वो भी क्या है? और रिवर्सिबल भी नहीं है, ये हम दही से वापस दूध को नहीं बना सकते। तो ये कैसा होता है? ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। तो हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ में, उसके बिना जीवन नहीं हो सकता, क्योंकि पाचन और श्वसन ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी के लिए। फिर है रासायनिक अभिक्रिया का के सूचक। तो सूचक क्या है? मतलब हम कैसे पता लगाएंगे, कौन हमें सूचना देगा कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया है? तो इसके सूचक हैं अवस्था। जब अवस्था में चेंज होगा, जब स्टेट में चेंज होगा तो हम मानेंगे रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो अब जैसे स्टेट में चेंज, हाइड्रोजन, हमें पता है हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं, राइट। तो दोनों ने मिलके क्या बनाया? H2O बनाया। तो ये क्या है? ये भी गैस है और ये भी गैस है, और ये क्या है? लिक्विड है। तो स्टेट चेंज हुई, यहाँ पे अवस्था चेंज हुई, गैस से और लिक्विड बन रहा है। तो ये भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। ऐसे ही रंग से, रंग जो बदला जाता है, आगे हम एग्जाम्पल में भी देखेंगे। जब किसी अभिक्रिया में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका रंग में अगर बदलाव आता है, कोई गंध आती है बदली हुई, या फिर तापमान में परिवर्तन होता है, जैसे जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जब उसमें से हीट निकलती है, गर्म हो जाता है या बहुत ठंडा हो जाता है, तो भी क्या है? वो रासायनिक अभिक्रिया है। फिर और है गैस का उत्सर्जन। जब कोई गैस इवॉल्व होती है, जब कोई गैस रिएक्शन में बाहर निकलती है, तो भी क्या है? वो रासायनिक अभिक्रिया है। तो आगे है इसका रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या है? तत्वों के प्रतीक या अभिकर्मक और उत्पादों के रासायनिक सूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो जैसे जो उसमें तत्व हैं, जिससे भी हम रिएक्शन करा रहे हैं, जब हम उसके सिंबल्स लिखेंगे, प्रतीक लिखेंगे, उनको मिलाकर जो एक रिएक्शन बनाई जाती है, एरो लगाकर पूरा, जो जैसे जब हम रिएक्टेंट है वो हम लिखेंगे, अभिकर्मक है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे उल्टे हाथ की तरफ, और सीधे हाथ की तरफ हम लिखेंगे उत्पाद, और उनके जब सिंबल्स लिखेंगे, प्रतीक लिखेंगे, तो वो क्या कहलाती है? एक रासायनिक समीकरण कहलाती है। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम वायु में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम वायु में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ये भी क्या है? एक रासायनिक समीकरण है। ठीक है, तो इसे हम देखेंगे। जैसे मैग्नीशियम प्लस, इसको हम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बना देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी इम्बैलेंस है, इसको अगर बैलेंस करना चाहें हम, तो हम देखेंगे ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम इसके आगे 2 लगा देंगे। अब हमने देखा Mg भी 2 हो गए, तो हम यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, तो अब ये बैलेंस हो गई। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन में जला रहे हैं, एरो लगा के हमने ऐसे बनाया, तो ये क्या है? अब रासायनिक समीकरण हो गई। तो आगे हम देखेंगे अब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, कि कैसे संतुलित किया जाता है। जैसे अभी मैग्नीशियम रिबन वाली की थी संतुलित, तो ऐसे ही कैसे संतुलित किया जाता है? अभिकर्मक तथा उत्पाद दोनों की तरफ सभी तत्वों के परमाणुओं को उचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। तो कैसे करते हैं? जो अभिकर्मक और उत्पाद हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड वाले और राइट हैंड साइड वाले हैं, जो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं, दोनों के जो परमाणु हैं, जो जिन्होंने भाग लिया था और जो बने हैं उत्पाद में, वो कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए।
ठीक है, तो यही क्या होता है, बैलेंस करना होता है, क्योंकि ये क्या है, जो द्रव्यमान है वो जो स्टार्ट जब रिएक्शन होनी शुरू हुई है, जो अभिकर्मक हैं जो उनका द्रव्यमान था उतना ही उत्पाद का भी होता है। ठीक है, जो मास कंजर्वेशन लॉ है वो फॉलो होता है यहाँ पे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है जो, तो द्रव्यमान दोनों तरफ कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो ऐसे ही इनको बैलेंस कर लेते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल के उसमें दी हुई है कि 3Fe+4। अब हम इसको देखते हैं कि कैसे हम इसे बैलेंस करेंगे। तो जैसे अगर इन्होंने बैलेंस नहीं की होती तो आप इसको बैलेंस कैसे करते, तो Fe की H2O से रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम लिखें, 1 मिनट, तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे, Fe+H2O गिव्स, ये है Fe3O4+H2, राइट। तो ये क्या बन रहा है, यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस। तो इसको जब हम बैलेंस करते हैं तो हम जब भी आप जब भी किसी रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो उसका तरीका है कि आप इधर लिखेंगे R यानी कि रिएक्टेंट, और इधर लिखेंगे P यानी कि प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे जो भी जो भी एटम्स हैं उसमें सिंबल्स हैं, जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें जो एलिमेंट्स हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले Fe आयरन का लिख लेते हैं, फिर हम लिखेंगे हाइड्रोजन और फिर लिखेंगे ऑक्सीजन। तो हमने देखा कि रिएक्टेंट में कितने हैं, आयरन है 1 है। अब प्रोडक्ट वाली साइड में हम देखेंगे ये कौन सी साइड है, R रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। ठीक है, ये है अभिकर्मक और ये क्या है, उत्पाद। तो यहाँ पे कितना है 1, और प्रोडक्ट वाले में हम देखेंगे 3 है। तो पहले हम इसी को बैलेंस करेंगे, तो हम यहाँ पे 3 लगा देंगे आगे। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 3 3, तो ये हो गया बैलेंस, इसको अब छोड़ो। नेक्स्ट है हाइड्रोजन। अब हम हाइड्रोजन देखेंगे कि यहाँ तो कितनी है, 2 है रिएक्टेंट वाले में, प्रोडक्ट वाले में कितने हैं, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, तो ये भी हमारे बराबर आ रहे हैं। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे है 1, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 4। तो हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो हम यहाँ पे इसके आगे 4 लगाएंगे। ठीक है, H2O के आगे हमने 4 लगा दिया। तो अब क्या हुआ कि ऑक्सीजन कितनी हो गई, 4, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई हमारी। ठीक है, इधर भी 4 और इधर भी 4। लेकिन अब अगर हम देखें हाइड्रोजन का क्या हुआ, हाइड्रोजन अब इधर कितने हैं, यहाँ पे तो 2 है, लेकिन यहाँ कितने हो गए, 4 2 जा 8। तो इधर की साइड हो गए अब 8 और यहाँ रह गए 2। तो क्या करेंगे, आगे 4 और लगा देंगे, 4H2, 4 2 जा 8। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऐसा नहीं होता कि जैसे 3 हमने यहाँ पे लगाया है तो यहीं पे लगेगा, ऐसा नहीं है कि हम 3 नीचे की साइड लगाएंगे। तो जब भी हम बैलेंस करेंगे तो कहाँ की साइड लगाएंगे, आगे की साइड लगाएंगे। जो भी नंबर हम जो लगाएंगे उसमें इंक्रीज करेंगे वो आगे की साइड लगता है, क्योंकि नीचे की साइड करने से फॉर्मूला भी चेंज हो सकता है, जब आप आगे करोगे जब पता चलेगा। तो ये नीचे ऐड नहीं करना है, ये आगे की साइड ही ऐड होगा, राइट। तो ऐसे इसको बैलेंस कर लेंगे तो हम देखेंगे कि यही रिएक्शन है। अब वहां पे देख लेते हैं हम अपनी वर्कशीट में। तो यहाँ पे जो उन्होंने दी हुई है ये क्या है, यही है यहाँ पे 3Fe के 3 है जो एटम यहाँ पे हैं, 4H2O गिव्स Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड है प्लस 4H2, राइट। तो हम ऐसे बैलेंस करेंगे, आप सब सारे एलिमेंट एक एक करके लिखेंगे और अभिकर्मक और उत्पाद दोनों की अलग लाइन बनाएंगे और तब उसको एक एक करके बैलेंस करेंगे। तो अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में समीकरण रासायनिक परिवर्तन को पहचानिए। सॉरी, बर्फ का पिघलना या दूध का दही में बदलना। तो इसमें हमें पता है, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि बर्फ का पिघलना क्या है, ये एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन क्यों है, क्योंकि इसमें बस क्या हुआ है, अच्छा जो हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा था कि यहाँ पे है कि अवस्था का बदलना। ठीक है, सूचक में रासायनिक अभिक्रिया की। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे भी तो अवस्था बदली है, कि बर्फ का पिघलना, बर्फ से पानी बन गया है, तो सॉलिड से लिक्विड बन गया है, तो अवस्था चेंज हुई है, तो रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि जो उसके गुण हैं वो नहीं बदले हैं।
और जो H2O है वो वहां पे भी H2O ही है, मतलब कि जो बर्फ है वो भी H2O है, ठीक है, और बाद में रिएक्शन के वो क्या है, वो भी H2O है, तो दोनों ही सेम है, कुछ गुण बदले ही नहीं है दोनों के, तो इसलिए ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन कौन सा है, दूध का दही में बदलना। क्यों है रासायनिक परिवर्तन, सबसे पहले तो नया प्रोडक्ट बनाए, लैक्टिक एसिड इसमें बना है, ठीक है, और उसके गुण चेंज हो गए, और दूसरा क्या है, ये इरिवर्सिबल है, हम वापस से दही से दूध नहीं बना सकते हैं, ठीक है, जैसे हम बर्फ पिघल गई है पानी से दोबारा से बर्फ जमा सकते हैं, तो भौतिक परिवर्तन ऐसे ही तो होते हैं जो हम देखते हैं, एक तो नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा कोई, उसके मतलब कैरेक्टर्स कोई नए नहीं होंगे गुण, और दूसरा क्या, वो रिवर्सिबल होते हैं जो भौतिक परिवर्तन है, जैसे गुब्बारे का फूलना, फिर से वो पिचक जाता है, तो ये सारे क्या हैं, और जो रासायनिक परिवर्तन है वो कैसे हैं, वो रिवर्सिबल नहीं होते हैं, ऐसे हम दही से दूध दोबारा से नहीं बना सकते। अब है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इनको क्या करना है, बैलेंस्ड रिएक्शन लिखनी है, इनकी जो संतुलित अभिक्रियाएं रासायनिक समीकरण लिखनी है। तो पहला है सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित होकर सिल्वर तथा क्लोरीन गैस बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम्स में भी पूछी जाती है, ठीक है, तो कलर के बारे में भी पूछा जाता है, जैसे सिल्वर क्लोराइड है, इसका रंग सफेद होता है, और सूर्य की रोशनी की उपस्थिति, इसको डार्क कलर की बॉटल में रखा जाता है सिल्वर क्लोराइड को, क्योंकि अगर रोशनी होती है सूर्य की रोशनी में या गर्मी में क्या करता है, ये वियोजित हो जाता है और सिल्वर तथा क्लोरीन गैस देता है, और सिल्वर का कलर कैसा होता है, ग्रे, ठीक है, तो ये फोटोग्राफी में जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी वहां पे भी इसका यूज होता था, तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। तो हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं अब। तो ये है इसकी रिएक्शन फर्स्ट वाले की, ये बैलेंस्ड रिएक्शन लिखनी है, इसलिए बैलेंसिंग का भी ध्यान रखना है, तो आप ऐसे लिखेंगे 2AgCl, AgCl क्या है, सिल्वर क्लोराइड, गिव्स सॉलिड है ये, एस ये क्या है, सॉलिड है, इसका मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में क्या है, 2Ag सिल्वर और क्लोराइड में वियोजित हो जाएगी ये, ठीक है, अलग अलग हो गई दोनों, सिल्वर अलग हो गया और क्लोराइड अलग हो गया, तो इसका कलर कैसा था, सफेद था, व्हाइट कलर, और इसका कैसा हो गया, ग्रे कलर का। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, सेकंड है यहाँ पे, बिना भुजा चूना जल से अभिक्रिया करके भुजा हुआ चूना बनाता है, ठीक है, तो बिना भुजा चूना क्या होता है, ये है जो CaO इसे बोलते हैं, जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको बोल रहे हैं बिना भुजा चूना, ठीक है, प्लस H2O, जब वाटर से रिएक्शन होती है तो ये क्या बन जाता है, भुजा हुआ चूना या स्लेक्ड लाइम, यह है कार्बन वो सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनाएगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड है जो H2O से रिएक्शन करके क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। और ये जो व्हाइट वॉश होती है, जो कलई होती थी ना पहले टाइम में दीवारों पे, ये उसमें यूज किया जाता है, ठीक है, और उसमें हीट भी निकलती है बहुत, ये आगे अभी आगे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें भी आएगा कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको उसमें जब वाटर को मिलाते हैं तो क्या होता है, वो जो टेस्ट ट्यूब में अगर ये रिएक्शन करते हैं तो टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है, इसमें से हीट निकलती है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है नंबर 3, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड तथा जल बनाते हैं, तो उसको कैसे लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, जो इनके जो बनाए हुए हैं सिंबल से, और इनके जो नाम है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो आपको याद करना पड़ेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, ठीक है, जैसे छोटे बच्चे काउंटिंग करते हैं याद, ABCD याद करते हैं, उसका कोई उसको बस बोलते हैं कि याद कर लो इसको, ये मत पूछो कि कैसे याद किया जाएगा, तो ये सिंबल्स हैं, ये अगर केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो तो आपको ये याद ही करने पड़ेंगे। तो HCl की रिएक्शन से क्या बनाया इसने, NaCl और H2O, NaCl हमें पता ही क्या है, सोडियम क्लोराइड, नमक जो हम अपने घर में खाते हैं, ठीक है, और वाटर, ये रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन हम देख लेते हैं क्या है, तो इससे अगली रिएक्शन है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कॉपर डालने पर हरे रंग का कॉपर क्लोराइड तथा जल बनते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, कॉपर डालने पर नहीं है ये क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कॉपर ऑक्साइड डालने पर,
ठीक है, तो यहाँ पे जो इंग्लिश वाली वर्कशीट है उसमें ये लिखा हुआ है, यहाँ पे मिसिंग है, क्योंकि कॉपर की रिएक्शन तो जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उससे होगी ही नहीं। ठीक है, जो कॉपर है वो रिप्लेस नहीं कर पाता हाइड्रोजन को, क्योंकि उससे कम रिएक्टिव होता है। तो इसलिए कॉपर की रिएक्शन तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ नहीं होती है, वो कॉपर क्लोराइड नहीं बनाएगा। अगर जो इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन कराएं तो ये रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए ये यहाँ पे गलती हो गई है, कॉपर ऑक्साइड होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये रिएक्शन हम देख लेते हैं, आप यहाँ पे करेक्शन कर लोगे। तो कॉपर ऑक्साइड की जब हम HCl से रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं HCl के साथ, तो क्या बन रहा है, कॉपर क्लोराइड CuCl2 प्लस H2O। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन हम देख लेते हैं कौन सी है। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन आपस में अभिक्रिया करके जल में अघुलनशील बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये है बेरियम क्लोराइड है BaCl2, ये क्या है, बेरियम क्लोराइड। इसकी जब हम सोडियम सल्फेट से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बना देगा, बेरियम सल्फेट BaSO4। ठीक है, और क्या बना देगा, 2NaCl। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो बेरियम है वो क्लोरीन के पास बैठा हुआ है, सोडियम है वो सल्फेट के पास बैठा हुआ है, लेकिन क्या हुआ है रिएक्शन के बाद, जो बेरियम है वो सल्फेट के पास पहुंच गया है और जो सोडियम है वो क्लोरीन के पास पहुंच गया है। ठीक है, तो ये कौन सी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है ये, तो ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं जिंक सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करके सिल्वर और जिंक नाइट्रेट बनाता है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, जिंक ने किससे रिएक्शन किया, सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करके, जिंक की रिएक्शन हो रही है यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट से, और क्या बन रहा है, जिंक नाइट्रेट, और क्या बन रहा है ये, सिल्वर अलग हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है, और ये हम पहले भी करा चुके हैं कि ये किस पे डिपेंड करती है, जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसके लिए अलग से वीडियो भी डाली हुई है मैंने। तो उसमें क्या है, जिंक है जो वो Ag से, जो सिल्वर है उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ से रिप्लेस कर दिया, इसको हटा दिया और खुद नाइट्रेट के पास बैठ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं कौन सी है। नेक्स्ट है पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट से अभिक्रिया करके पोटेशियम नाइट्रेट तथा लेड आयोडाइड बनाता है। तो ये रिएक्शन ऐसे लिखेंगे आप, 2Ki, ये क्या है, पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस गिव्स, होल ट्वाइस का मतलब है कि जो नाइट्रेट हैं उसके कितने हैं, ये 2 हैं जो मॉलिक्यूल लिए हैं यहाँ पे, और लेड का कितना है, ये 1 है, गिव्स 2KNO3 प्लस PbI2। तो यहाँ से जो पोटेशियम है, हम इस रिएक्शन में देख रहे हैं, जो पोटेशियम है पहले आयोडीन के साथ है, पोटेशियम आयोडाइड आयोडाइड बना रहा है ये लेड नाइट्रेट, और हुआ क्या है फिर, जो पोटेशियम है वो नाइट्रेट के साथ आ गया है और जो लेड है वो आयोडीन के साथ आ गया है, तो ये भी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। फिर आगे क्वेश्चन हम देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण दीजिए। अब इन्होंने कुछ उदाहरण पूछे हैं जो क्वेश्चन में इन्होंने पूछा हुआ है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, तो आपको इन रिएक्शंस की प्रैक्टिस करनी है। तो फर्स्ट है इसमें रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गैस उत्सर्जित होती है, तो ऐसी कौन सी अभिक्रिया जिसमें गैस उत्सर्जित होती है, उसका आपको एग्जाम्पल देना है। दूसरा है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता है, और फिर है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तापमान में परिवर्तन होता है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे कैसे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे। तो पहली रिएक्शन है जिसमें गैस इवॉल्व होती है, गैस का उत्सर्जन हो रहा है, तो उसमें आप लिखेंगे, ये वाली रिएक्शन लिख सकते हैं, जिंक प्लस H2SO4, ये क्या है, जिंक है और ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। जब इनकी रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो कैसे रिएक्शन होती है, जैसे क्या होता है, ये जो बॉन्ड होते हैं ये बॉन्ड टूटते हैं इनके बॉन्ड, और ये नए बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन वाले जो बॉन्ड है सल्फेट के साथ वो टूटेंगे और जिंक के बॉन्ड बन जाएंगे सल्फेट के साथ, और हाइड्रोजन गैस अलग निकल जाएगी। ठीक है, सेकंड है इसका जो कलर चेंज होने वाला, तो एग्जाम्पल देना है जिसमें रंग बदलता है किसी रिएक्शन में, जो पहले जो रिएक्टेंट था और प्रोडक्ट था। तो ये है आयरन है,
आयरन की रिएक्शन जब करा रहे हैं कॉपर सल्फेट से, कॉपर सल्फेट कैसा होता है, नीले रंग का होता है, आपने देखा होगा अपनी लेबोरेटरी में। तो इसकी रिएक्शन, जब आयरन की रिएक्शन हम कॉपर सल्फेट से करा रहे हैं, तो ये हम करा के देखते हैं बीकर में। जैसे कॉपर सल्फेट लिया है और उसमें जब आयरन फिलिंग्स डाल देते हैं, आयरन का कुछ डाल देते हैं, आयरन नेल वगैरह, तो फिर क्या है, ये क्या बना लेता है, आयरन कॉपर को वहां से विस्थापित कर देता है। क्यों? क्योंकि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो क्या किया इसने, इसको वहां से हटा दिया और खुद सल्फेट के पास जाके बैठ गया। तो क्या बनाया, ये हरा नीला रंग बन जाता है, लाइट ग्रीन सा कलर बन जाता है फेरस सल्फेट, और कॉपर अलग निकल जाता है। ठीक है। तो फिर है नंबर थर्ड है ये, जो था कि ताप में परिवर्तन होगा जो, ठीक है, क्या था देख लेते हैं एक बार। तापमान में परिवर्तन होता है, तो कौन सी रिएक्शन है जिसमें तापमान में परिवर्तन होगा, या गर्म हो रही है, ठंडा हो रहा है, जो भी। तो अब ये हम देखेंगे, हमने ये वाली रिएक्शन पहले भी देखी थी, कैल्शियम ऑक्साइड वाला, जो कि क्या था, बिना बुझा चूना। जब इसकी पानी से हम रिएक्शन करा रहे हैं, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ये क्या है, बिना बुझा चूना है। ठीक है, बिना बुझा है तो कोई चीज कैसी है, बिना बुझी, मतलब जल रही है जैसे, तो पानी डाल के हम उसको बुझा देते हैं। तो ये वाली रिएक्शन में क्या है, बिना बुझा चूना है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। पानी से जब इसकी रिएक्शन कराई तो ये बुझ गया, उसके बाद कैसा हो गया, बिना वो बुझा हुआ चूना हो गया अब ये। तो ये क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ड लाइम हो गया अब ये, प्लस हीट, तो इसमें हीट निकलती है। तो अगर किसी ने देखी हो, जब वाइट वॉश करते थे घरों में, तो जो बड़े से एक उसमें घोल रहे होते थे उसको, तो उसमें से बबल्स निकलती थी, हीट निकलती थी। ठीक है, और टेस्ट ट्यूब में भी जब इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं तो टेस्ट ट्यूब कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो इसमें हीट इवॉल्व होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप सभी को ये याद करनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।